नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर। आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार दस्तक। इसके साथ साथ आप सत्याकलन समाचार पत्र भी देख रहे हैं। दोनों ही जगह पर एक साथ हम लोग साक्षात्कार ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर में द प्लुरल्स पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी सिन्हा जी का। सबसे पहले तो डॉक्टर पल्लवी सिन्हा जी, आपका इन दोनों ही पटल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। मात्र 2 दिन है तीसरे चरण के चुनाव में, और आपकी वोटिंग जो है, मतदान जो है वो 2 दिनों के बाद है। अभी तक की तैयारी आपकी कैसी है और किस तरीके से आपकी क्या कुछ स्थिति आपको सहन में रही? मेरी जो तैयारी थी वो मेरी पार्टी की विचारधारा और मेरा जो संकल्प है उसको अपने मुजफ्फरपुर की जनता तक पहुंचाने का था। हमने कोई बहुत पंप एंड शो नहीं किया है, लेकिन जो बात हमने सोची है, जो एजेंडा हमारी पार्टी का है, वो मुजफ्फरपुर की जनता तक पहुंच जाए। इसके लिए जनसंपर्क शुरू किया मैंने 3 महीने पहले। और मुजफ्फरपुर काफ़ी बड़ा है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है क्योंकि पार्टी भी नहीं है और मैं कोई बहुत टिपिकल राजनेता नहीं हूँ जिसके पास धन बल और बाहुबल के साथ कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन लगी हो। तो हमने जितनी भी ईमानदार कोशिश की है कि एक एक लोगों तक पहुँच के, एक एक वार्ड और मोहल्ले में जाके वहाँ की समस्या, वहाँ की प्रॉब्लम्स समझने का, उन लोगों से बात करने का और बताने का कि हमारी क्या योजना है उन लोगों के लिए। तो ऐसे हमने तैयारी की है। आप एक चिकित्सिका हैं, डॉक्टर हैं। राजनीति से कभी कोई रिश्ता नाता रहा ही नहीं आपका। जी नहीं। अब अचानक से आप राजनीति में आ गई हैं। लोग ये चर्चा कर भी रहे हैं शहर में। अचानक से राजनीति में आने का क्या मतलब है? राजनीति की परिभाषा मेरे लिए बहुत अलग थी। आने के पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे काम करने और जो मैंने ठाना है, जिस बात से मैं त्रस्त हुई हूँ, जिस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि मुजफ्फरपुर शहर में बसने के बाद शादी को 25 साल होने जा रहे हैं और मुझे यहाँ 15 साल होने जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि ये शहर थोड़ा विकास करेगा, थोड़ा सुंदर हो जाएगा, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि मुझे गर्व होगा कहने में कि मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सिटी था नॉर्थ बिहार का, जो अब किसी भी पायदान पर नहीं है। बिहार में भारत के मानचित्र पर सबसे नीचे आ चुका है हर चीज़ में। तो इन सब बातों से इतना गुस्सा, इतना आक्रोश मेरे मन में था कि कौन करेगा इस काम को। हर 5 साल पे वोटिंग होती है, हर 5 साल पे विधायक आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो किसी को तो उठ के आना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मैं ही आ जाती हूँ। शायद मुझे देख के 10 लोग को और ये चीज़ का जुनून हो कि हम भी आके काम करें, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे। और जो टिपिकल टाइप जो हमारी नेता कहती है, नकली नेता बैठे हुए यहाँ, वो अब तक नहीं किया उन्होंने, तो आगे भी कुछ नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जैसे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया का क्या मतलब? आपके हिसाब से क्या विगत 10 वर्षों में या उससे पूर्व में भी जब यहाँ पे कोई विधायक रहे तो क्या कोई काम ही नहीं हुआ मुजफ्फरपुर में? ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं हुआ और जनता इतने दिनों से लोगों को झेल रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो विकास होगा, सड़कें बनी, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। आपको क्या लगता है कुछ काम ही नहीं हुआ? सड़कें बनना और नाला बनना विकास नहीं कहा जाता। विकास तब कहा जाता है जब बाहर वाला पूछे कि तुम्हारे मुजफ्फरपुर में ऐसा भी हो रहा है, तुम्हारे मुजफ्फरपुर में ये चीज़ें भी हैं। सड़कें और नाले तो आजकल गांव में भी हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है हमारे मुजफ्फरपुर में। विकास के नाम पर हमारे यहाँ एजुकेशन में, हमारे यहाँ हेल्थ में, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, इन सब चीज़ों में विकास होना चाहिए था। जितनी भी तमाम आजकल चीज़ें हैं जो किसी एक सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाती हैं, उसका एक चेहरा आना चाहिए था मुजफ्फरपुर में। तब हम कहते विकास हुआ है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, ना यहाँ पे एजुकेशन में कोई यूनिवर्सिटी या बहुत सारे कोई एजुकेशन अच्छे सेंटर्स बने, ना अच्छे हॉस्पिटल्स आए। एक एम्स आ रहा था, वो भी दरभंगा चला गया। एक पताही एयरपोर्ट खोलने की उम्मीद थी जिससे हमारे शहर के कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, थोड़ा और हम कह सकते थे कि विकास के नाम पर ये चीज़ आई है, वो भी नहीं हुआ। खेलने के लिए मैदान नहीं है, जॉगर्स पार्क नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, एक ऑडिटोरियम नहीं है ढंग का शहर में, पार्किंग जोन नहीं है, पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है शहर में। क्या विकास करें हम? किस बात का विकास? छोड़िए, चलिए सरकारी अस्पतालों को छोड़ दीजिए, सदर अस्पताल की स्थिति क्या है उसको भी छोड़ दीजिए। प्राइवेट एक कैंसर अस्पताल तो आया है, शर्मा जी कहीं है, उन्हीं का है, तो क्या वो लेकर तो आए हैं? क्या उसको आप विकास के पैमाने में नहीं देखती हैं? अभी तक तो बस सुना है, मैंने देखा नहीं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर ये भी वो ही लेकर आए हैं तो फिर तो मैं पता नहीं, कह नहीं सकती कि वो जो गरीब हैं और जो एक्चुअली नीडी हैं उन तक इसकी सुविधा पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। है तो प्राइवेट, तो फिर प्राइवेट अगर एक हॉस्पिटल खुलता है तो वो किस लेवल तक वो अपनी सुविधा पहुंचा पाएगा जनरल जनमानस को, जिनको ज़रूरत है।
बाकी जिनके पास पैसा है वो तो चले जाते हैं कैंसर का इलाज कराना, पटना भी और बॉम्बे भी। तो जिनको ये सुविधा चाहिए उन तक पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। प्रैक्टिस तो आप भी प्राइवेट में ही कर रही हैं जी। तो लोग सवाल भी पूछते हैं, मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, जी। कितने लोगों का इलाज आप मुफ्त में करती हैं, कितने लोग आपसे लाभान्वित होते हैं, मतलब ये लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूँ लगातार लोग प्रश्न करते हैं। जी। इसका सवाल का जवाब तो मैं चाहूंगा। अगर मैंने इसका चार्ट रखा होता तो शायद 4-5 रजिस्टर तैयार भी हो गया होता, लेकिन समाज सेवा करना मेरे नेचर में है। अगर मैं बोलूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि शुरू से जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की हमेशा मेरा एक चैरिटेबल विंग रहा, जहाँ पर मैंने सब्सिडाइज रेट में गरीबों का इलाज किया है। हमेशा मैं 2-3 ऐसे हॉस्पिटल से जुड़ी रही जहाँ मैंने फ्री काम किया, टोटली फ्री ओपीडी, फ्री सर्विसेज, फ्री सर्जरीज। तो उसके लिए कभी मैंने इनको अपना महिमा मंडन नहीं किया कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नेचर में। और किसी भी एक डॉक्टर को जैसे लोग देखते हैं कि एक समाज का एक ऐसा इंसान, एक समाज का एक ऐसा तबका जिसको लोग भगवान का रूप देते हैं, तो आखिर हमको जस्टिफाई करना है अपने आप को कि हम केवल पैसा नहीं कमा रहे हैं। पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना है, मुझे अपने स्टाफ को पेमेंट देना है, मुझे भी अपनी दाल रोटी चलानी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं दिन रात, सुबह से रात 12 घंटे केवल फीस ले के पैसा से ही पेशेंट देखती रहूं, तो अपने आप को मैं कभी ये चीज़ का ये नहीं समझा नहीं पाऊंगी अपने आप को कि मैं डॉक्टर क्यों बनी हूँ। तो मेरी पहुँच हर तबके तक पहुँचना चाहिए, चाहे वो फीस देने लायक हो या फीस देने लायक ना हो, लेकिन मैं अपना सर्विसेज समान रूप से देती आ रही हूँ आज तक। और उसके लिए आप शहर में कितनी जगह ये बात पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कई लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से जो हैं वो सुरेश शर्मा जी हैं, वर्तमान में वो नगर विधायक और नगर विकास आवास मंत्री हैं। पूर्व विधायक यहाँ से विजेंद्र चौधरी जी फिर से इस बार कांग्रेस के साथ आए हैं। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रही हैं? कौन है जिसे आप समझते हैं कि नहीं मेरी लड़ाई इससे ही है? कोई ना कोई तो होगा। कहने को तो 28 प्रत्याशी हैं इस शहर में। आई थिंक 20 की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी अभी तक, नामांकन से अभी तक। बाकी जो है मुझे लगता है मेरी लड़ाई डायरेक्टली विजेंद्र चौधरी जी से, क्योंकि जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं उनको जनता पूरी तरह नकार चुकी है। वो कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, उनकी कहीं बात भी नहीं हो रही है, वो समाज के बीच जा भी नहीं रहे हैं। केवल हल्ला हंगामा, उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े नेताओं का जिंदाबाद हो रहा है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो कहीं है ही नहीं। तो शायद उन्होंने पहले ही ये समझ लिया है कि मैं जनता के बीच आऊँगा तो या तो मुझे बहुत एक रिवर्स रिस्पॉन्स मिलेगा या आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता इस बार मुझे लाने वाली है। लोग तो कह रहे हैं कि सुरेश शर्मा जी की पार्टी जो है उसने 370 धारा 370 हटवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, तो वोट देना चाहिए उनको। लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोग ये जानने को इच्छुक हैं कि धारा 370 जैसे मुद्दों पर या फिर अयोध्या राम मंदिर जैसे मुद्दों पर आपका क्या स्टैंड है या फिर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? ये लोग जानने के इच्छुक हैं। आप क्या समझती हैं? जी, मेरी जो पार्टी है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, और जहाँ तक 370 या इन सब चीज़ों की बात है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा वो देश में जो हमारी सरकार है वो करती है। और अभी हमें विधायक का चुनाव है और हम एमएलए के चुनाव के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि बिहार के लिए क्या अच्छा है, पर से मुजफ्फरपुर के लिए क्या अच्छा है। तो आप वो सब बड़ी बड़ी बातें करके आप अपना ये नहीं दे सकते कि मैं इसके बदौलत चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि वो जो सरकार कर रही है वो अलग है। हमें प्रदेश की सरकार का रिपोर्ट देखना है, प्रदेश की सरकार ने हमारे लिए क्या किया, हमारे मुजफ्फरपुर के विधायक ने हमारे लिए क्या किया, और ये विधानसभा का चुनाव है। तो फिर उस मुद्दों पे आप यहाँ अगर वोट मांगते हैं तो आप जनता को सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जनता हमारी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। लोग ये कहते हैं कि आप चित्रांश की मतलब या कायस्थ की आप उम्मीदवार हैं। लोगों ने आपको सीमित करने की कोशिश की है, ये मार्केट में है, चर्चा का विषय है। क्या लगता है इसको, आप क्या इस पे कहेंगे? जी नहीं, मैं दीप प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार हूँ, और हमारी पार्टी जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसकी बात करती है। और ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, समुदाय अपनी जगह पे, धर्म अपनी जगह पे, सबको अपने समुदाय अपने धर्म का एक सम्मान करने का अधिकार है, उसे करना भी चाहिए। वो एक अलग अलग परिवार है जिसको सब, कहीं भी आप बैठते हैं तो आपका संस्था बनता है, आपका एक समुदाय बनता है, आपका एक परिवार बनता है, जो आपके साथ जुड़ता है जब आप आगे आते हैं।
वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लेकिन केवल मैं काय समुदाय से आती हूँ इसीलिए मैं जीत जाऊंगी या ये पार्टी ने यही देखकर मुझे टिकट दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। और मेरे साथ सारे बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सारे युवा जुड़ रहे हैं जिनको पता है कि हमारी सरकार का फ्यूचर बहुत अच्छा है और हम एक ईमानदार संकल्प लेकर आए। अच्छा, एक सवाल आखिरी होगा और इसके बाद मैं समापन की ओर बढ़ूंगा। नियोजित शिक्षक को लेकर अभी तेजस्वी यादव ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि उनको वो नियमित कर देंगे, या फिर उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके राशि की अगर कमी होगी तो एमएलए और एमएलसी के धनराशि को भी कम करके उन लोगों को पूरा किया जाएगा। आपकी पार्टी का स्टैंड नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या है? इस पर मेरे प्रेसिडेंट ने 1-2 बार बातें की हैं, वो वीडियोस बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि प्रिंट मीडिया में ये सब चीज़ें बहुत छप के नहीं आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले कहने वाली बात है कि ये तेजस्वी जी जो भी आज कह रहे हैं ना, वो सब चीज़ हमारी पार्टी का कॉपी है उनका, क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, उस समय उनका कुछ और मुद्दा था, बाद में वो एम्प्लॉयमेंट पर आ गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको उठा के शायद वो बहुत सारा वोटर बैंक अपना क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक जो शायद 8वीं या 9वीं फेल इंसान है, वो टीचर्स के बारे में क्या योजना बना सकता है और क्या समझ सकता है, ये हम लोग सब समझ सकते हैं। क्योंकि ये सब जो चीज़ें आती हैं वो अपना बोल जाते हैं, प्रैक्टिकल थॉट उनका नहीं होता। वो जो भी चीज़ें बोलते हैं शायद कोई उन्हें लिख कर देता है और उसमें बोल जाते हैं। आप केवल एक कल्पना कीजिए कि जब जंगल राज था सो कॉल्ड, उस समय हमारे टीचर्स की क्या स्थिति थी, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं ये बात सोचा। और अब जब देख रहे हैं कि ये इस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया तो मुझे भी वही मुद्दे पे चला आना है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कहने की आज़ादी है। चलिए, आपने बिहार दस्तक से बातचीत की, सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ सत्याकलन समाचार पत्र से आपने बातचीत की, बेबाक तरीके से आपने बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी आपको। जी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने सारे मुद्दों पे बात की। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि ये सब बातें जनता तक पहुँच सकेंगी मेरे माध्यम से, और जनता से मैं अपील करती हूँ कि मतदान अवश्य करें।